उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज। उपचुनाव को लेकर बोले सीएम धामी। सीएम धामी ने लोगों से वोट देने की अपील। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने की तैयारी। पर्यटन विभाग ने यात्रा को लेकर उठाए कदम। यात्रियों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए दे सुझाव। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने की तैयारियां तेज। उपचुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा को किया गया सील। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे नैनीताल। अस्पताल का प्राइवेट वार्ड का किया उद्घाटन। बोले लोगों को अस्पताल में प्राइवेट वार्डों को लोगों को मिलेगी सुविधा। और रुद्रप्रयाग के पांडवशिरा ट्रैक में 7 ट्रैक्टर्स हुए लापता। ट्रैक रूट पर सर्च और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी। अब तक किसी भी ट्रैक्टर्स का नहीं चल पाया है पता। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्पारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज कर दी गई है। आपको बताया कि 31 मई को उपचुनाव होने हैं, तो वहीं चंपावत से धामी चुनावी मैदान पर है और साथ ही सीएम धामी को कांग्रेस की निर्मला गहतोरी चुनावी मैदान में उनके सामने होंगी। तो वहीं 3 जून को चुनावी नतीजे जो हैं वो घोषित किए जाएंगे। इसी कड़ी में सीएम धामी ने उपचुनाव को लेकर सभी लोगों से अपील की है और सीएम धामी ने लोगों से उपचुनाव में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 31 मई को सभी लोग अपना जो वोट है वो सभी लोग जाके दें। नहीं, लोग 31 मई का इंतज़ार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण, हमारे बूथों के अध्यक्ष, हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे मंडल के पदाधिकारी, सभी लोग आम जनता से, सामान्य जनता से, चंपावत विधानसभा की देवतुल्य जनता से उनके मत के लिए, समर्थन के लिए जा रहे हैं। और मैं स्वयं भी जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक मतदाता से मैं रूबरू हूँ, हर एक मतदाता से मिलूँ और सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि 31 मई के दिन को मतदान उत्सव के दिन। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग नोडल विभाग के रूप में यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग ने अब प्रदेश और देशवासियों को यात्रा को लेकर 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों का मकसद यात्रा के दौरान फर्जीवाड़े को रोकना और यात्रा को सुगम बनाना है। आपको बताएं कि चारधाम यात्रा में यात्रियों को फर्जीवाड़े से बचाने और साथ ही यात्रा को सुगम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। इसके तहत श्रद्धालुओं को 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। आपको बताएं कि राज्य में चारधाम यात्रा के लिए भी जरूरी रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ियां जो है वो निकल कर सामने आई हैं। पकड़े गए कुछ मामलों में रजिस्ट्रेशन का पेपर फर्जी तरीके से बनवाने की बात निकल कर सामने आई, जिसके बाद पर्यटन विभाग ने QR कोड के जरिए श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन का निरीक्षण करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब कोई भी श्रद्धालु फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए चारधाम यात्रा नहीं कर पाएगा। तो वहीं सचिव पर्यटक दिलीप जावलकर ने श्रद्धालुओं को सुझाव दिया है कि रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से उन्हें बचना चाहिए और इसके अलावा हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए कोई भी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से श्रद्धालु परेशानी में आ सकते हैं। यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने सुझाव दिए कि यात्री लंबी यात्रा के बाद धाम में दर्शन के लिए पैदल ना करें और ऐसा करने से शारीरिक रूप से थकान उनके लिए परेशानी बन सकती है। लिहाजा यात्रियों को यात्रा करने से पहले अपना 4 धाम के लिए जो यात्रा का स्केड्यूल है वो तैयार करना चाहिए ताकि रुक रुक कर यात्रा करते हुए यात्रा का जो है सुगम बनाया जा सके। पर्यटन विभाग का तीसरा सुझाव यात्रियों की बढ़ती भीड़ से जुड़ा हुआ था। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि देश भर के यात्री चारधाम में पहुंच रहे हैं और अब तक ये आंकड़ा 11 लाख से ज्यादा हो चुका है, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा रखा है।
अब यात्रा हमारी 3 तारीख से प्रारंभ हो गई थी, 3 मई से प्रारंभ हो गई थी जब यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले थे, और तब से अभी लगभग यात्रा के 26 दिन पूरे हो गए हैं। इस 26 दिनों में अभी हम लोगों के अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें 11,45,000 लोगों द्वारा अभी तक दर्शन किए हैं धामों में, और ये आंकड़ा जो है अपने आप में एक उच्चांक है। और यात्रियों की औसतन 50,000 के दर से लोग यहाँ पर 4 धामों में जाके दर्शन कर दे रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से। जैसे हम लोग कल के अगर आपको आंकड़े बताना चाहूँ तो कल केदारनाथ में लगभग 14,500 लोगों ने दर्शन किए हुए थे, बद्रीनाथ में 22,000 लोगों द्वारा दर्शन किए गए थे, गंगोत्री में यह आंकड़ा 8,900 के करीब था, और यमुनोत्री में यह आंकड़ा 7,200 के करीब था। हेमकुंड साहिब में, क्योंकि हेमकुंड साहिब के भी कपाट अभी खुल गए हैं, ये लगभग 1,500 के करीब आंकड़ा था। तो औसतन इसी दर से यात्री वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और कभी अगर वेदर की वजह से अगर कोई विघ्न पैदा हो जाता है तो उसके चलते स्टैगरिंग की जाती है स्थानीय प्रशासन द्वारा, और उनको फिर स्टैगर्ड तरीके से या उनको फिर अगले दिन वहाँ पर अनुमानित करते हुए उनको अगले दिन वहाँ पर जाने के लिए कहा जाता है। उस दिन फिर हम लोगों के आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, और ओवरऑल जो है इस तरह के अभी आज के डेट में औसतन हमारे आंकड़े आते हैं। जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू करा हुआ है, ये व्यवस्था इस तरह से चलती है कि आप पर्यटन विभाग के पोर्टल पर अथवा एंड्रॉयड ऐप हो या एप्पल के ऐप पर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विभाग की भूमिका निभाई जाती है, और बाकी सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना पर्यटन विभाग का काम है। शासन स्तर पर जो बैठकें आहूत की जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, माननीय पर्यटन मंत्री जी के स्तर से, या फिर मुख्य सचिव महोदय के स्तर से, उसका कार्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। जो रजिस्ट्रेशन की वेब पोर्टल्स है उसका संचालन पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा एक कॉल सेंटर भी चलाया जाता है, और ये कॉल सेंटर पे राउंड द क्लॉक 6 लोग वहाँ उसको अटेंड करते हैं। ये 2 पालियों में चलता है ये, और इस तरह से मतलब दिन भर में 12 व्यक्ति उसको कंटिन्यूस अटेंड करते रहते हैं। औसतन हम लोग 450 हमारे पास कॉल्स आते हैं, और आप अगर देखना चाहें तो हमारे कंट्रोल ऑफिस में देख भी सकते हैं कि व्यवस्था कैसी चल रही है। 450 में से आज की डेट में ज़्यादातर आपकी जो कॉल्स है वो मुख्यतः आई हुई है रजिस्ट्रेशन को लेके। उसके बाद जो कॉल्स आई हुई है वो है मुख्यतः आपके हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स को लेके, और बाकी जो व्यवस्थाओं के संदर्भ में कॉल आती है। जो कॉल आती है वो संबंधित हम लोग विभागों को भेजते हैं, और फिर संबंधित विभाग उस पर जो कार्रवाई करते हैं उसकी सूचना हम लोगों को दूसरे दिन 2 बजे तक आ जाती है, और वो हम लोग यथासंभव आपके साथ उसको साझा कराते हैं। सबको मौका मिलेगा, केवल जो है वो इस प्रकार के किसी के प्रलोभन में आके यात्रा पर चल पड़ने से अच्छा है कि आप अगला स्लॉट देख ले, आगे कभी आपको बुकिंग मिलती है वो देख ले। चुनाव नजदीक है। आपको बताएं कि 31 मई को उपचुनाव होना है, तो वहीं चंपावत उपचुनाव के लिए आज शाम जो है चुनाव प्रसार थम जाएगा। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री धामी चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोदी भी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने चुनाव के मद्देनजर भारत और नेपाल सीमा को जो है सील करवा दिया है। उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से ये फैसला किया गया ताकि उपचुनाव को सही और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके। 31 मई शाम 7 बजे के बाद भारत और नेपाल सीमा को खोल दिया जाएगा। तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल के राजकीय बीडी पांडे अस्पताल के प्राइवेट वार्ड का उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का भी मौका जो है मुआयना कर मरीजों से मुलाकात कर हालचाल जाना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये कहा कि जनता को अब जल्द ही प्राइवेट वार्डों की सुविधा जो है मिल जाएगी, जिससे मरीजों से 400 रुपये प्रतिदिन का शुल्क लेकर प्राइवेट वार्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्री रावत ने ये कहा कि सरकार ने अस्पतालों में कर्मचारियों की
कमी को देखते हुए अस्पताल में स्टाफ नियुक्ति के निर्देश सीएमओ को दिए हैं। तो वहीं बीडी पांडे अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर केएस धामी ने बताया कि अस्पताल 6 प्राइवेट वार्ड तैयार किया है। ये बताया जा रहा है कि प्राइवेट वार्ड मरीजों के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान नैनीताल विधायक सरिता आर्या, सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी समेत भाजपा के कार्यकर्ता जो थे वो इस दौरान मौजूद रहे। जिला नैनीताल के जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं और हमारे स्टाफ के कर्मचारी हैं, नर्सें हैं और जितने सारे जिले के जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक हैं, उनको बधाई दे रहा हूँ कि कोविड के समय में भी और तब से लेकर अब तक हमारे स्वास्थ्य कर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार द्वारा लगभग 2.25 करोड़ रुपये बीडी पांडे हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार के लिए दिए गए हैं और बहुत तेज़ी से उसका काम भी चल रहा है। इस बार स्वच्छता में भी हमारा बीडी पांडे हॉस्पिटल जो है प्रदेश में सबसे अच्छे नंबर लाया है और आज 7 प्राइवेट वार्डों का एक हम लोगों ने जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनके लिए उद्घाटन किया है कि ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। हॉस्पिटलों में दवाइयों की भी कोई दिक्कत नहीं है। 207 जाँचें हम फ्री कर रहे हैं। एएनएम की भर्ती भी अब वर्षवार करने का सरकार ने निर्णय किया है। नर्सों की भी भर्ती है, लगभग 2800 नर्सों की भर्ती हम करने जा रहे हैं और हॉस्पिटल में जो तो रुद्रप्रयाग के पांडवशेरा ट्रैक पर 7 ट्रैक्टर्स का लापता होने का मामला निकलकर सामने आया। आपको बताएं कि ट्रैक्टर्स के पास भोजन और पानी की कोई भी व्यवस्था जो है वो नहीं है। ट्रैक रूट पर सर्च और रेस्क्यू अभियान जो है वो लगातार जारी है, लेकिन अब तक किसी भी ट्रैक्टर्स का पता नहीं चल पाया है। खराब मौसम के चलते सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रहा है और रेस्क्यू के लिए नागरिक उड्डयन विभाग चॉपर की व्यवस्था भी अब की गई है। ट्रैक्टर्स को एयरक्राफ्ट जो है एयरलिफ्ट कराने के लिए फिर से कोशिश जारी है और रेस्क्यू के लिए नागरिक उड्डयन विभाग से चॉपर की व्यवस्था अब करवा दी गई है। तो वहीं उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में एक बार फिर से ज्यादा संख्या में यात्री यहां पहुंचने लगे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन से लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम पूरी तरह से 4 चौकबंद सुरक्षा में लगा हुआ है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधक ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए जून तक सभी रजिस्ट्रेशन जो है वो फुल हो चुके हैं और हमारे विभाग की तरफ से आम जनमानस के लिए टूर पैकेज भी बुक किए जा रहे हैं जो सितंबर तक चलेगा। इसके द्वारा आने वाले यात्री पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी बताया कि चारधाम यात्रा के तहत गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंतर्गत चलने वाले होटल ढाबों पर आम जनमानस को उचित रेट पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और जो व्यक्ति ओवर रेटिंग करता पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। सभी यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वो लोग आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, नहीं तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से जो भी हमारी चारधाम की यात्रा चल रही है, हमारे जो टूर पैकेज बनाए जा रहे हैं, लगातार इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है और जितने भी तीर्थ यात्री हैं उनको ये स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि आप अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और हमारे इसमें अतिरिक्त हमारे टूर पैकेज भी बन रहे हैं, यहाँ तक कि सितंबर अक्टूबर तक की भी बुकिंग्स अभी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऋषिकेश में उस समय हड़कंप मच गया जब ऋषिकेश एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले एक छात्र ने 6ठे मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। दरअसल ये बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाला छात्र 19 साल का था, जो कि राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला था। कुछ लोगों का यह कहना है कि मृतक छात्र पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में था और तनाव का कारण पढ़ाई और पारिवारिक समस्याओं से जुड़ा बताया जा रहा है। इस छात्र का मानसिक तनाव का इलाज भी ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। तनाव कम करने के लिए छात्र दवाई भी ले रहा था। पुलिस को ऐसी आशंका है कि छात्र तनाव झेल नहीं पाया और उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। अब पूरा मामला जो है उसकी पुलिस अभी जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा गया है। देखो, ये एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, है ना, राजस्थान का रहने वाला था।
इस बच्चे ने ऊपर से गिर गया हो और मतलब काफ़ी सीरियस नेचर में उसको इमरजेंसी ले गए थे और बच्चा जो है मतलब हमने पुलिस को इंटीमेट की है। ये उसकी जांच जो है पुलिस वाले आए हुए हैं, वो कर रहे हैं कि साइड बाय साइड हाँ उसके परिजनों को भी हमने सूचना दे दी है, पुलिस में सूचना दे दी गई है और उसके परिजन शायद पहुंचेंगे यहाँ पे। सर एक छोटा सा सवाल ये था कि एम्स प्रशासन, हालांकि पुलिस तो पूरे मामले की जांच करेगी, कहीं ना कहीं एम्स प्रशासन की जो सुरक्षा है और क्या किसी तरह के कोई कारण पता चले हैं? और जो नहीं देखिए, यहाँ पे जिस तरह की बिल्डिंग डिज़ाइन बनी थी ना, जहाँ हम तक पेशेंट वाला एरिया था, हमने उसको काफ़ी हद तक। रामनगर प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल के पहली बार रामनगर पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भी वन मंत्री का भी जोरदार स्वागत किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने ढिकुली में स्थित एक रिजॉर्ट में कुमाऊं भर के वन अधिकारियों की बैठक ली है और इस दौरान सुबोध उनियाल ने निर्देश दिए कि अधिकारी और कर्मचारी जनता के साथ मित्रता भरा व्यवहार कर जनता के बीच मधुर व्यवहार कायम करें, तभी वनों को बचाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वन विभाग में अधिकारियों की पोस्टिंग अब किसी के दबाव और सोर्स पर नहीं होगी, पोस्टिंग केवल अधिकारियों की कार्य क्षमता को देखकर की जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। कॉर्बेट पार्क में भ्रष्टाचार को लेकर वन मंत्री ने पहले भी कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने के साथ ही 1 अधिकारी को अटैच करने की कार्रवाई की थी। वन मंत्री ने कहा कि अगर कॉर्बेट पार्क में किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कराने के बाद आरोपी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वन भूमि पर कब्जा करने वाले चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसका अतिक्रमण और कब्जा तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी बैठक थी, पहली बार, क्योंकि वन मंत्री बनने के बाद मैं आया था तो पूरे कुमाऊं मंडल के डीएफओ और वन निगम के अधिकारियों को बुलाया गया था ताकि सबसे परिचय हो सके और थोड़ी अपनी सरकार की प्राथमिकता उनको बताई जा सके। पहली प्राथमिकता तो यही बताई गई है कि हमको आवश्यकता है जनता के साथ दोस्ताना बनने की। जब तक डिपार्टमेंट पब्लिक फ्रेंडली नहीं बनेगा तब तक मैं समझता हूँ हम इस वन बचाने की मुहिम में सफल नहीं हो पाएंगे। लोगों की सहभागिता के साथ, चाहे वो फॉरेस्ट फायर का प्रश्न हो, जो वनाग्नि होती है उसको रोकने का हो, उसके लिए भी जिस तरह हमने बीच में निर्देश दिए थे कि हर ग्राम सभा में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बने, जिसमें ग्राम सभा का प्रधान अध्यक्ष और वन पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के प्रतिनिधि के साथ साथ राजस्व विभाग और वन विभाग के प्रतिनिधि इस पर काम करें। दूसरा, जो अनधिकृत कब्जे हों, कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, उसके कब्जे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। कि बड़े व्यक्तियों को देखते हुए उन्हें कब्जे करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए अनधिकृत कब्जे। तो वहीं नैनीताल में उस समय हड़कंप मच गया जब नैनीताल घूमकर वापस घर लौट रहे पर्यटकों की कार कालाढूंगी से 6 किलोमीटर की जो है दूरी पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मां बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार परिवार के 2 अन्य सदस्य जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज अभी किया जा रहा है। तो वहीं केदारनाथ यात्रा पर आई महिला के 2 बच्चे पैदल मार्ग पर बिछड़ गए, जिससे महिला बेचैन हो गई। पुलिस ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद महिला के बच्चों को आखिरकार ढूंढ ही निकाला और केदारनाथ में जब मां को उसके दोनों बच्चों से मिलवाया गया तो मां अपने काफी देर बाद अपने बच्चों को देखकर रोने लग गई। आपको बताएं कि 4 धाम यात्रा में पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी चाक चौबंद की जो व्यवस्था है वो की गई है और 4 धाम यात्रा में पर्यटन पुलिस ने अब तक परिवार से बिछड़े 40 लोगों को जो है परिवार से मिलवाया है। बद्रीनाथ धाम में
श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है उसके दौरान 40 लोग परिवार में बिछड़ गए थे। इन्हें पर्यटन पुलिस को मदद से अब परिजनों तक पहुंचा दिया गया और चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। यात्रा मार्ग पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, होमगार्ड, पीआरडी और पीएसी जो है तैनात की गई है। उधर लगातार दूसरे दिन सोनप्रयाग से यात्रा केदारनाथ नहीं भेजी गई है। निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों की जो अधिक भीड़ है उसके कारण प्रशासन ने यह बड़ा निर्णय लिया है। तो हरिद्वार के बहादुराबाद में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के फार्म हाउस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत के लिए चल रहे 7 दिवसीय यज्ञ का अब समापन हो गया। आपको बताएं कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की तरफ से अपने फार्म हाउस पर एक 7 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्णाहुति के साथ यज्ञ का समापन किया गया। यह यज्ञ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव में विजय दिलाने के लिए किया गया है। पूर्व बीजेपी के विधायक सुरेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उत्तराखंड राज्य में पुष्कर सिंह धामी को दूसरी बार युवा मुख्यमंत्री के रूप में मौका दिया गया। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि उन्हें भारी बहुमत के साथ विजय मिले। पूर्व विधायक ने कहा कि उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री धामी को निश्चित रूप से भारी मतों से विजय दिलवाएगी। माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय संगठन ने उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाकर एक नया संदेश दिया है। आज वो उपचुनाव में हैं और 30 तारीख को चुनाव में वोट पड़ेंगे, 3 तारीख को गिनती होगी। हमारी प्रार्थना इस पर से है कि वो भारी मतों से जीत कर आकर उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से जो काम उन्होंने प्रारंभ किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाएं। हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी मातृशक्ति बहनें, सब लोग इकट्ठा होकर ये पिछले 7 दिन से आज हमारे जो बड़े भाई हैं जो ज्वालापुर से पहले विधायक थे और इस बार 2022 में चुनाव भी लड़े, हमारे रविदास आचार्य भी हैं, सुरेश राठौर जी, उनके जो आवास है उनके आवास पर एक यज्ञ का आयोजन उनके द्वारा किया गया है, जिसमें मैं भी प्रतिभाग किया है। उसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहा है, आपको सुनवाते हैं। 1% यहाँ से जो है जितने भी वोट पड़ने वाले हैं 100% वोट वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि एकता। इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आशीर्वाद देने के लिए आई है। मैं सबको नमन करता हूँ, भगवान वाल्मीकि को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने आज हमारे बीच में रामचरितमानस, रामायण की जिन्होंने रचना की, ऐसे भगवान को मैं सत नमन करता हूं कि उनके मंदिर के भी दर्शन करने का यहाँ पर मुझे अवसर मिला है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और आधुनिक भारत में भगवान राम के जन्मभूमि स्थल पर अब भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। जिन भगवान रामलला के बारे में हम कहते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और कहते कहते बरसों बीत गए, लेकिन मंदिर नहीं बना। ये सपना और ये हमारा नारा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अगर किसी ने सच करके साबित किया तो उस अवतारी पुरुष का नाम है नरेंद्र मोदी। धारा 370 कश्मीर के अंदर लंबे वर्षों से हम कहते रहे कि धारा 370 खत्म होनी चाहिए। उस धारा 370 को समाप्त करने का काम भी किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक के बाद एक काम मोदी जी के नेतृत्व हो रहे। उत्तराखंड की सरकार ने इस चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की जनता के सामने एक संकल्प रखा था कि हम उत्तराखंड के अंदर रहने वाले, चाहे कोई किसी धर्म का हो, समुदाय का हो, पंथ का हो, किसी जाति विशेष का हो, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे, समान नागरिक संहिता का कानून, जिसकी मांग देश भर में लंबे समय से उठती रही है। चाहे वो विवाह का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे परिसंपत्तियों का बंटवारे का मामला हो, सारे मामलों में सभी के लिए एक समान कानून होगा।
और चुनाव से पहले हमने एक बात कही थी, चुनाव के बाद जैसे ही आप सबके आशीर्वाद से आपने जैसे कैलाश भाई से यहाँ से जिताकर भेजा, वैसे ही पूरे उत्तराखंड के अंदर 47 लोगों को उत्तराखंड की जनता ने विधानसभा का सदस्य बनाकर 2/3 प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। और हमने सबसे पहले फैसला लिया कि उत्तराखंड के अंदर हम समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। और 2 दिन पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में हमने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। और हमने देश के अन्य राज्यों से भी हमने अपेक्षा की है कि जैसे हमने यहाँ कानून लागू करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है, अन्य राज्य भी इसको लागू करें। भाइयों बहनों, चुनाव से पहले हमने एक संकल्प और लिया था, जो हमारे गरीब परिवार है उनको साल में हम 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में भर कर देंगे। ये योजना के लिए भी हमने शासनादेश कर दिया है। ये योजना भी हमारी प्रशासन पर कर रही है। हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए, पर्यावरण मित्रों के लिए लंबे समय से उनकी मांग थी कि इनका प्रतिदिन का जो वेतनमान है बढ़ना चाहिए, उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। किसी को 150 मिलता था, किसी को 250 मिलता था, किसी को 250 मिलता था। हमने भाइयों बहनों चुनाव के तत्काल बाद ये शासनादेश जारी कर दिया है कि अब हर किसी को 500 रुपए का जो है मानदेय प्रत्येक इसी प्रकार से जो विधवा पेंशन है, विकलांगावस्था पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, पहले 1200 रुपए मिलती थी, हमने बढ़ाकर उसको 1500 रुपया कर दिया है। 1500 का शासनादेश कर दिया है। और केवल शासनादेश ही नहीं किया है, उसके साथ साथ एक काम और कर दिया है कि घर में पहले 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते थे, तो एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी, फिर दोनों में झगड़ा हो जाता था कई बार। हमने तय किया भाइयों बहनों कि आप झगड़ा नहीं होने देंगे, हमारे बुजुर्ग दंपत्ति दोनों आराम से रहेंगे। दोनों बुजुर्गों को दोनों को हमने पेंशन देने की व्यवस्था कर दी है। भाइयों बहनों, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा राज्य उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने। उसके लिए हम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पर टनकपुर में बहुत सारी विकास की संभावनाएं है। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।